आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉर विद मराठास। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टीपू सुल्तान के बारे में हमने पढ़ लिया। मैसूर के, इनको टाइगर बोला जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। तो अब ये मराठा के बारे में जानेंगे कि अंग्रेज़ों का रिश्ता मराठा के साथ कैसा था, मराठाओं के साथ कैसा इसका रिलेशनशिप था। From the late 18th century to company also from the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Maratha dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhia, Holkars, Gaikwad, Bhosle. अब देखो होता है क्या है कि तीसरा वॉर होता है पानीपत का। पानीपत के युद्ध में ये हार जाते हैं, मराठास जो होते हैं वो हार जाते हैं। तो इस वजह से इनका जो ड्रीम होता है कि दिल्ली जीतने का, दिल्ली के से रूल करने का, वो ड्रीम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, इनके खुद के मराठाओं के बीच में खुद भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से मतलब हर कोई राजा बनना चाहता था। एक एक पर्टिकुलर राजा नहीं रहने देना चाहते थे, हर कोई राजा बनना चाहता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सारी जगहें आपस में डिवाइड कर ली और अलग अलग क्लान्स जो थे, अलग अलग जो ख़ानदान टाइप के लोग थे, उन्होंने अलग अलग जगहों का अपने अंदर राज्य ले लिया। जैसे सिंधिया ने अपने अंदर कोई जगह ले ली, होलकार ने अपने अंदर कुछ ले लिया, है ना। ऐसे करके इन्होंने अपने अंदर ही सब कुछ बांट लिया। द चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेसी अंडर अ पेशवा। जो ये सारे के सारे चीफ जो थे, जैसे सरदार, ये चीफ जो हैं, होलकार, गायकवाड़, भोसले, ये सब, इसको एक कॉन्फिडरेसी के तहत मतलब फेडरेशन बना के रखा गया था कि ये सारे लोग मिलके एक पेशवा को सपोर्ट करेंगे, ये सारे लोग मिलके एक पेशवा को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। मतलब जैसे कि एमएलएज होते हैं वो या एमपीज़ होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं ना। तो एमपीज़ प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही ये लोग क्या कर रहे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे, पेशवा को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। तो इसको हम कॉन्फिडरेसी बोलते हैं। कॉन्फिडरेसी का मतलब होता है अलायंस। अलायंस का मतलब कि एक दूसरे का साथ देंगे, ये एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है। तो ये पेशवा के अंडर रहेंगे और चारों उसे सपोर्ट करेंगे। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, जो कि पुणे में रहते थे, जो पेशवा थे वो पुणे में रहते थे। महादजी सिंधिया and Nana Fadnis are two famous Maratha soldiers and statesmen of the 18th century. 18th century में ये महादजी सिंधिया और नाना फडनीस हैं, जो ये दो इम्पॉर्टेंट नेता हैं जिन्हें बोला जा सकता है। इन दो इम्पॉर्टेंट नेताओं से ही पूरे मराठा स्टेटमेंटशिप चलेगी अब। ठीक है। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। इन द फर्स्ट वॉर इट एंडेड इन 1782 with the Treaty of Salbai, where there was no clear victor. The second Anglo-Maratha war was fought on different front, resulting in British gaining Odisha and territories from Yamuna, including Agra and Delhi. अब देखो मराठा और अंग्रेज़ों के युद्ध होते हैं। तो जो पहला युद्ध होता है वो तो दोनों साइड इवनली जीत जाते हैं, मतलब कोई जीत नहीं होता, टाई हो जाता है, ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। ठीक है। टाई हो जाता है। तो वो टाई वॉर उस वॉर के एंड में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सैलबाय। ट्रीटी ऑफ सैलबाय होती है और दोनों के बीच में शांति बन जाती है। अब सेकंड टाइम दोबारा से उनके बीच में वॉर होता है, और ये अब की बार दूसरे मुद्दों को लेके इनका वॉर होता है। बट इस वॉर में ब्रिटिश जीत जाते हैं। ठीक है। और ब्रिटिशर्स को टेरिटरी मिल जाती है उड़ीसा की, यमुना रिवर के अराउंड आगरा की और दिल्ली की, ये सारी जगह इनको मिल जाते हैं। फिर तीसरा फाइनल वॉर होता है एंग्लो मराठा वॉर 1817 एंड 19 में, जिसने मराठा पावर को फाइनली क्रश कर दिया। बिल्कुल मराठा पावर अब ख़त्म हो गई थी। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बित्तूर नियर कानपुर विद द पेंशन। अब जो पेशवा था, पेशवा को क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, कि अब पेशवा सिर्फ एक नाम का पेशवा रहेगा, ऐसा उसके पास कोई पावर नहीं रहेंगी, और उसको कानपुर में भेज दिया। कानपुर के पास एक जगह है बितूर में उसे भेज दिया। और अब जो पूरी टेरिटरी थी उसका कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास आ गया। मैं एक बार और इसको समराइज़ कर देती हूँ।
मराठास के साथ इनका जो था रिलेशन वो भी ऐसा ही था, ऐसा युद्ध वाला ही था। ऐसा नहीं था कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे या कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। जो अंग्रेज़ थे वो ऑब्वियसली मराठा पावर को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि मराठास बीच बीच में अपना कि अगर वो राजा बन के रहेंगे देन वो अंग्रेज़ों को इतना फ्रीली ट्रेड क्यों करने देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों के बीच लेके इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ थी। जैसे कि बहुत सारी जगहें हैं, जैसे सालबाई है, सूरत है, इन जगहों को लेके इनके बीच में लड़ाइयाँ रहती थी कि किसका इसके ऊपर राज चलेगा, है ना। तो इस तरीके से जो मराठास थे उनके साथ इनके रिलेशन भी खींचे हुए थे, स्मूथ रिलेशन नहीं थे। तो 3 वॉर होते हैं, ठीक है। अब जो मराठास होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो बोलेंगे कमज़ोरी ये होती है कि वो यूनाइटेड ही नहीं होते, वो यूनाइटेड ही नहीं होते। अभी हमने देखा है कि मराठास जो है वो 4 पार्ट्स में तो वैसे ही डिवाइडेड है, भोसले, सिंधिया, होलकर्स, है ना, इन गायकवाड़, इन सब में ये डिवाइडेड है, इन 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और ये एक पेशवा को सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अब कभी जैसे महर्जी सिंधिया और जो नाना फडनीस थे, मान लो वो ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी जिसमें कि वो किसी को सपोर्ट कर रहे थे, तो जो भोंसले हैं उन्होंने कहा कि ये इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और वो उसके अगेंस्ट खुद ही खड़े हो गए। तो इनके बीच में खुद ही लड़ाइयाँ थी। जो पहला मराठा का वॉर हुआ था उसमें हुआ ये था कि जो नाना फडनीस थे उन्होंने किसी को पेशवा चुना, किसी को पेशवा चुना, और पेशवा चुनने के बाद जो भोंसले था, भोंसले को लगा कि हमें क्यों नहीं चुना गया पेशवा। तो जो भोंसले था उसने अंग्रेज़ों के साथ जाके डील क्रैक कर ली, एक डील बना ली। और जो नाना फडनीस थे फिर उन्होंने लड़ाई करी पेशवा की तरफ से, तो इसलिए उन दो मराठास और उनके बीच में लड़ाई हो गई। बट ये लड़ाई में कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, ये सैलबाई ट्रीटी के साथ ख़त्म हो गई। जो इस ट्रीटी में हुआ क्या था, सैलबाई ट्रीटी में अंग्रेज़ों को सैलबाई दे दिया गया था, और जो नाना ने जिसको पेशवा बनाया था उसको पेशवा रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया था बाय अंग्रेज़। तो इस तरीके से ये ट्रीटी वगैरह की। इसी तरीके से दूसरा वॉर भी होता है, तीसरा वॉर भी होता है, अलग अलग वजहों के कारण इनका लड़ाई हो जाती है। तो दूसरे वॉर में उड़ीसा मिल जाता है अंग्रेज़ों को, और तीसरे वॉर में पूरा का पूरा मराठा एरिया, जो भी मराठा एरिया था वो पूरा का पूरा अब इन्हें मिल जाता है, अब किसी के अंडर ही नहीं होता, ठीक है। The claim to paramountcy. It is clear from above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Under Lord Hastings, a new policy of paramountcy was initiated. Now, the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence, its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. अब ब्रिटिशर बिल्कुल अग्रेसिव हो चुके थे, बिल्कुल लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर तो उन्होंने बोल दिया था कि अब उनका क्लियर कट एजेंडा है कि वो इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते हैं, और अब वो इंडिया में पैरामाउंट बनना चाहते हैं। पैरामाउंट मतलब कि अब उनके ऊपर कोई और पावर नहीं होगी, अब वो चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट पावर इंडिया में वो खुद रहें, कोई उनके ऊपर पेशवा, कोई उनके ऊपर मुग़ल एम्परर कुछ भी ना हो, ठीक है। तो वो अपने आप को बनाना चाहते थे, और इसलिए वो क्या कर रहे थे, जो टेरिटरीज थी उनको एनेक्स कर रहे थे, मतलब उन पे अपना कब्ज़ा जमा रहे थे। जैसे कि हमने ये देखा अभी मराठा उसके साथ हुआ, इससे पहले मैसूर के साथ हुआ, इस तरह से ये टेरिटरीज को एक एक करके एनेक्स करते जा रहे थे। This process, however, did not go unchallenged. For example, when British tried to annex the small state of Kittur, Rani Channamma
to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ब्रिटिशर अगर अनेक्स करने चले गए किसी जगह को तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया, तो लोग विरोध किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है रानी चन्नम्मा का। रानी चन्नम्मा जो थी उन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट किया था कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में, और 1824 में उनको पकड़ लिया गया था और 1829 में वो मर भी गई। बट रायाना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किट्टूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। बट उनका एक चौकीदार रयाना ने ये रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स। उसने जनता के सपोर्ट से, लोग उसके सपोर्ट में थे, है ना, रानी के सपोर्ट में थे और फिर उसके बाद उसके चौकीदार के सपोर्ट में थे, तो उन्होंने कई ब्रिटिश कैंप को ख़त्म कर दिया, ब्रिटिश चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय ब्रिटिश इन 1830। फाइनली उसको पकड़ के वो मतलब क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूट कर दिया गया, हैंग कर दिया गया, मार दिया गया इन 1830। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक। एक्चुअली बुक में एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है पॉपुलर मूवमेंट्स को लेके, तो उसमें हम और पढ़ेंगे कि किस किस ने और जैसे ये रेजिस्टेंस के मूवमेंट करे। जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही फेमस है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने रेजिस्टेंस का मूवमेंट किया था क्योंकि वो अपना राज्य को एनेक्स होने नहीं देना चाहती थी। इसी तरीके से बहुत सारे जगहों पे हुए थे। सो इन द लेट 1830s the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect complete rule there. अब देखो अंग्रेज़ों को क्या लगने लग जाता है, अंग्रेज़ों को लगने लग जाता है कि रशिया जो है, रशिया अपनी पावर एक्सपैंड करेगा, और जो अगर रशिया ने अपनी पावर एक्सपैंड करी तो वो इंडिया की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इंडिया की तरफ वो ना आ सके इसलिए उसके रास्ते को ब्लॉक करने की सोची इन्होंने। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रशिया के रास्ते को ब्लॉक करने की सोची। तो रशिया के रास्ते में और इंडिया और रशिया के बीच में क्या पड़ता है, अफ़गानिस्तान। तो ये लोग अफ़गानियों के साथ इन्होंने लड़ाई मोल ले ली। ये लोग अफ़गानियों के साथ इनका स्टार्ट हो गया बैटल। तो 1838 से 1842 तक ये अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ ही लड़ रहे थे। वहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्ट रूल भी इस्टेब्लिश कर लिया था। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। नेक्स्ट इन द लाइन वॉज पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्प बैक द कंपनी। After his death in 1839, to prolong war fought with the Sikh kingdom, ultimately in 1849 Punjab was annexed. अब होता क्या है कि इन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, अफ़गानिस्तान से नीचे सिंध पे कब्ज़ा कर लिया, यहाँ पे मराठाओं की जगह पे कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे बंगाल पे कब्ज़ा कर लिया, इतनी सारी जगहों पे कब्ज़ा कर लिया। बीच में क्या बच गया था, सिर्फ पंजाब बच गया था। पंजाब भी क्यों बचा हुआ था, पंजाब बचा हुआ था क्योंकि पंजाब के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था उस टाइम पे, राजा रणजीत सिंह, जिसके बारे में आपने कोई नाटक भी देखे होंगे बहुत सारे। इनका स्टैचू भी है अपनी पार्लियामेंट में लगा हुआ है। तो राजा रणजीत सिंह काफ़ी फेमस और काफ़ी बहादुर राजा रह चुके हैं अपने टाइम के। तो राजा रणजीत सिंह की वजह से उसके जीते जी तो इन्होंने पंजाब पे कोई हमला नहीं किया। लेकिन जब राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो राजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद ये लोग हमला कर देते हैं पंजाब के ऊपर, और पंजाब के साथ इनके 2 वॉर होते हैं। पंजाब के साथ 2 वॉर होते हैं और फिर 2 वॉर के बाद फाइनली ये पंजाब को भी अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। तो इस तरीके से पंजाब भी एनेक्स हो जाता है फाइनली 1839 के बाद, ठीक है। 1849 में फाइनली पंजाब एनेक्स हो जाता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, हु वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। ये जो वर्ड है लॉर्ड डलहौजी, जो नाम है, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक फेमस हिल स्टेशन भी है डलहौजी करके, राइट। तो इस तरीके से जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी इंडिया में, जैसे रेलवे का लाना या शिप का लाना, जीटी रोड का बनाना है ना, और बहुत सारी चीज़ें भी करी है उन्होंने। लेकिन एक बड़ी ही इनफेमस सी चीज़ जो उन्होंने करी वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर मान लो किसी किंगडम का कोई मेल हायर मर जाता है, अगर मतलब किंगडम का राजा मर जाता है और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, उनका कोई उत्तराधिकारी अगर मान लो नहीं है, तो वो किंगडम जो है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाएगा। मतलब ये तो ज़बरदस्ती की बात थी कि मान लो कोई राजा है, कोई राजा के पास कोई उत्तराधिकारी अगर नहीं है, उसका खुद का कोई बच्चा नहीं है उसको उसके राज्य को संभालने के लिए, तो वो कहते कि ये हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इसमें क्या थी, if Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse and that it become part of the company territory। मतलब अगर किसी कोई मर गया, कोई राजा, और उसका कोई बच्चा लड़का नहीं है, मेल हायर नहीं है, अगर कोई मेल हायर नहीं है, कोई बॉय नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है उस किंगडम को संभालने के लिए, तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली इनके अंडर आ जाएगा। मतलब ये ऐसे इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, ठीक है। वन किंगडम आफ्टर अनदर किंगडम एनेक्स किए गए। इस पॉलिसी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे किंगडम एनेक्स किए, जैसे सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन सब किंगडम्स को इन्होंने वो किया, एनेक्स किया। इसीलिए तो झांसी की रानी जो थी उनके साथ इनकी लड़ाई हुई, क्योंकि जो झांसी के राजा थे उनका कोई भी मेल हायर नहीं था, और वो मेल हायर ना होने की वजह से, और इन्होंने जो गोद लिया हुआ बच्चा था, झांसी की रानी और झांसी के राजा ने जो गोद लिया हुआ बच्चा था उसको वो मान नहीं रहे थे, अंग्रेज़ मान नहीं रहे थे कि ये इनका लीगल हायर बन सकता है। तो इसलिए जो था झांसी को इन अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी थी, मतलब ये एक्सक्यूज़ देके। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अब ये अवध को भी इन्होंने फाइनली कब्जे में ले लिया। देखो यहाँ पे अवध में कब्जे, ये सारी चीज़ें तो सिर्फ बहाना थी। अवध में कब्जा लेने की जो इन्होंने एक रीज़न बताया, क्या बताया कि जो राजा है, अवध का नवाब है, अवध का नवाब जो है वो अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर रहा है। मतलब बहाने ऐसे ऐसे लिया करते थे कि अच्छा इसको तो मेल चाइल्ड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो ऐसा बहाना ले लिया। किसी के लिए क्या ले लिया कि जैसे ये तो अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर रहा है, तो अच्छे से इसको रूल नहीं करना आता है, इसलिए हम इसको अपने किंगडम में मिक्स कर रहे हैं। तो मिस गवर्नमेंट के चार्जेस पे उसको अवध को मिक्स कर लिया गया कंपनी के अंदर, अवध को कंपनी की टेरिटरी में मिक्स कर लिया गया। और लोग इससे बहुत ज़्यादा ही वो हो गए, गुस्सा हो गए कि ये मतलब कोई भी बहाना लेते हैं और टेरिटरी को एनेक्स कर लेते हैं, कोई भी बहाना लेते हैं, ठीक है। तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इस बात से एनरेज्ड हो गए थे, और ये एक इमीडिएट कॉज भी था 1857 की लड़ाई का, ये इमीडिएट कॉज भी था 1857 की लड़ाई का, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक 2-3 लेक्चर और लगेंगे, 2 लेक्चर्स हार्डली और लगेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।